Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is class number 10th of JRF winner batch for UGC Net, JRF and सेट एग्जाम। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इसमें मैंने कुछ पीवाईक्यूज भी डाले हुए हैं ऑन लॉजिकल रीजनिंग जो कि यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं 9 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं और अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है, सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर देखें। ये कंप्लीट क्लासेस आपकी एग्जाम टारगेटेड चल रही है। तो जेआरएफ विनर बैच की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, सो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को जरूर फॉलो करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे कि सर वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है वो किस तरीके से मिलती है, हमें क्या किस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और कहीं किसी भी स्टेट में रहते हो अप्लाई कर सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी पैसे मांगे तो पैसे मत देना, क्योंकि जॉब के लिए कोई भी पैसे अगर मांग रहा है इट मीन्स वो फ्रॉड है। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं, तो ऐसे में किसी को पैसे की पेमेंट ना करें। आपको सिंपली जॉब करनी है और उस जॉब के बदले पैसे लेने हैं, देने नहीं है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। इस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को भी देखें। वैसे अभी तो यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो, एग्जाम होने के बाद आप कोई पार्ट टाइम जॉब, कोई वर्क फ्रॉम होम जॉब जो है देख सकते हो, बट अभी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भी आपको तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, अप्रोक्स 3 महीने का टाइम है। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे मैं फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको टाइम टू टाइम रिप्लाई देता हूँ अगर आप मुझे मैसेज करते हो। और इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज कवर करी हुई, जिसमें मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के एवरग्रीन टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। सो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने थ्योरी कवर करी हुई है। सो थ्योरी को मैंने बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल। सो आप इस सीरीज को फॉलो करिए। सीरीज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स प्रैक्टिस एमसीक्यूज। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द लॉजिकल इनफॉर्मल फॉलिसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट गिवन है, अब आपको बताना है कि अभी कौन सी पॉलिसी जो है वो यूज की जा रही है। सो मिस्टर एक्स यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। मिस्टर एक्स यूज्ड अब्यूजिव लैंग्वेज टुवर्ड द चाइल्ड हु थ्रू अ स्टोन एट हिज कार। तो जो मिस्टर एक्स उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया जो कि उस बच्चे के लिए जो जिसने एक पत्थर फेंका था उनकी कार की तरफ। सिंस चाइल्ड अब्यूज इज अ क्राइम ही शुड बी रिपोर्टेड टू द अथॉरिटीज। अब देखो यहाँ पर किस बात को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। निम्नलिखित तर्क में से कौन सी तार्किक और अनौपचारिक भ्रांति की गई है। तो यहाँ पर है मिस्टर एक्स जो है उसने उस बच्चे के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है जिसने उनकी कार पर कथित तौर पर उनकी कार पर जो है पत्थर फेंका था। क्योंकि बाल शोषण एक अपराध है, इसकी सूचना अधिकारियों को दी जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पर बाल शोषण तक पहुंच गए, जबकि बात क्या हुई थी कि उन्होंने अपमानजनक भाषा यूज करी है बच्चे के लिए, जो बच्चे ने उसकी कार की तरफ पत्थर फेंका था। तो यहाँ पर बात कुछ और, देखो बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो यहाँ पर एक पॉलिसी का यूज हुआ है जो कि गलत तरीके से बात को बताया गया है, मतलब तोड़ मरोड़ के। तो वो यहाँ पर कौन सी पॉलिसी है, तो ये अपील टू इमोशन है, हैस्टी जनरलाइजेशन है, इक्विवोकेशन है, फिर अपील टू फोर्स है। तो बताइएगा इस राइट आंसर क्या होना चाहिए, और मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, बिकॉज इस क्वेश्चन का देखो ये सेम क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एग्जाम में आ जाए, लेकिन इससे रिलेटेड इस तरह का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बिकॉज पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको समझना जरूरी है, और वो उसका आंसर क्यों है ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए गाइस थोड़ा समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को। इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी होगा, इक्विवोकेशन जो है इसका राइट आंसर होगा। ये वाली पॉलिसी यहाँ पे यूज की गई है। अभी जो इक्विवोकेशन है पॉलिसी क्या होती है और जो बाकी पॉलिसीज हैं ये क्या होती है, मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। तो पहले समझ लेते हैं इक्विवोकेशन के बारे में। सो इक्विवोकेशन अकर्स व्हेन अ वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड विद 2 और मोर डिफरेंट मीनिंग। क्या बोला जा रहा है कि जब एक वर्ड और एक फ्रेज का एक से ज्यादा मीनिंग होती है तब जो है इस तरह की पॉलिसी का यूज होता है किसी आर्ग्यूमेंट में, लीडिंग टू ए मिसअंडरस्टैंडिंग और फॉल्स कंक्लूजन। तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है, फिर एक पॉलिसी का रूप ले लेती है वो, समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कहते हैं सन और कहते हैं सन, स्पेलिंग भले अलग अलग है लेकिन सुनने में दोनों सन लगते हैं ना, ये भी सन ये भी सन, लेकिन मीनिंग दोनों की अलग अलग है। सन मतलब सूरज है, सन मतलब बेटा है। तो यहाँ पर जब किसी वर्ड का सुनने में हो या फिर लिखने में दिखने में एक जैसे, सुनने में एक जैसे, बट मीनिंग अलग अलग है, और इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है।
तो इस केस में इक्विवोकेशन जो है फॉलिसी आपकी होती है। तो ये एक मैंने सिंपल टर्म्स में आपको समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इस वाले स्टेटमेंट में जो हमने दिखा, इस वाले आर्ग्यूमेंट में कौन से वर्ड का डबल मीनिंग है यहाँ पर, आई मीन जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। सो इस आर्ग्यूमेंट में ये अब्यूज वर्ड का यूज किया गया है, इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंस। फर्स्ट जो है मिस्टर एक्स को ने यूज किया, अब्यूज लैंग्वेज यूज करी चाइल्ड के लिए जिसने पत्थर फेंका था, तो उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी, चाइल्ड अब्यूज नहीं किया था। चाइल्ड अब्यूज एक अलग बात हो गई है ना, चाइल्ड अब्यूज का मतलब एक अलग ही सेंस हो गया, चाइल्ड अब्यूज किया जा रहा है। या अब्यूजिव लैंग्वेज एक अलग बात हो गई। तो यहाँ पे अब्यूजिव जो वर्ड है ना, अब्यूज, इसी को दो अलग अलग मीनिंग की वजह से यहाँ पर जो है फैलेसी, अभी इक्विवोकेशन फैलेसी आ गई। और जो सेकंड मीनिंग बन रही है इसकी, जैसे हमने बात की चाइल्ड अब्यूज की बन रही है, तो वो एक क्राइम है जिसकी वजह से अथॉरिटी को जो है इन्फॉर्म करना चाहिए। So these two uses of the term abuse are not equivalent. Abusive language is not the same as child abuse. दोनों अलग अलग बातें हैं ना, abusive language यूज करना एक अलग बात है और child abuse एक अलग बात है। Which involves physical हो गया, जो कि child abuse के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, physical, sexual और emotional harm inflicted on a child। तो बच्चे को प्रताड़ित करना एक तरीके से। By equivocating on the meaning of the term abuse, the argument falsely suggests Mr. X committed a crime एंड शुड बी रिपोर्टेड टू द अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो दूसरी मीनिंग बन रही है ना, दूसरी मीनिंग क्या थी, चाइल्ड अब्यूज की। ये एक बड़ा क्राइम है और इस वजह से, क्राइम की वजह से जो है रिपोर्ट करना चाहिए अथॉरिटीज को, बताना, सूचना देनी चाहिए। बट वहां पे ऐसा नहीं था। आर्ग्यूमेंट में तो ये था ना कि उन्होंने एक अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी क्योंकि बच्चे ने उसकी तरफ पत्थर फेंका था। तो यहाँ पर दो अलग अलग बातें थी जिसकी वजह से इक्विवोकेशन पॉलिसी जो है यहाँ पर आ गई। ठीक है, समझ गया ना। तो इस तरीके से चीजें वो हो जाती हैं। अब देखो, क्योंकि पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जो, अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, फिर अभी आपको लगेगा सर क्या चल रहा है यहाँ पर, मतलब इतना डिटेल में समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए फिर आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, पॉलिसी तभी अच्छे समझ में आएगी। कुछ फॉर्मल पॉलिसी होती है, कुछ आपकी इनफॉर्मल पॉलिसीज होती है, और दोनों को समझना जरूरी है एग्जाम के पर्पज से। तो मैंने क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 ले रखी है इसके ऊपर। ये कंप्लीटली फ्री में क्लासें अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप दोनों क्लासें देख सकते हो। ये सीरीज का, ये आपको क्लास कहाँ मिलेगी, यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट, जिसकी बात मैं इस क्लास के स्टार्टिंग में कर रहा था। तो यहाँ पर फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी को मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक्सप्लेन किया हुआ है। काफी सारी पॉलिसीज मैंने इसमें एक्सप्लेन करी हुई है, तो एक्सप्लेन भी किया हुआ है विद एग्जाम्पल। तो चीजें मैंने एग्जाम्पल देकर के समझाई भी ताकि चीजें आपको अच्छे समझ में आ जाए। सो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। जिस सीरीज का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसी सीरीज का ये पार्ट है। क्लास नंबर 14, 15 आप जरूर देखें, बिकॉज मैं अगेन आपको मेंशन कर दूं कि जो पॉलिसी वो 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है, और अगर आप इस पॉलिसी वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% श्योर है कि आप सही करके आएंगे। बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको पॉलिसी टॉपिक अच्छे से कवर करना है। और ये जो सीरीज है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज इस सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो वहां पे भी जाके आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और अभी तो हमने बात करी इक्विवोकेशन की, अब हम बात करेंगे जो अदर 2 पॉलिसी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अच्छा, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, इक्विवोकेशन को मैंने यहाँ पर हिंदी में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इस वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में रीड करना है तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अभी हम बात कर लेते हैं अदर जो पॉलिसी है ना इक्विवोकेशन के अलावा, एक अपील टू इमोशन है, हैस्टी जनरलाइजेशन और अपील टू फोर्स। तो इन तीनों की बात कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाए। तो यहाँ पे हैस्टी जनरलाइजेशन का क्या मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि जनरलाइजेशन कर रहे हो गलत तरीके से। ठीक है, मतलब जल्दबाजी में किया गया सामान्यकरण। तो ये क्या है, इट इज ए पॉलिसी दैट अकर्स। अच्छा, आपको जनरलाइजेशन का मतलब तो पता होगा ना, नहीं पता तो मैं बता दूं। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि एक सैंपल साइज है, उस सैंपल साइज में अगर कोई चीज सही है तो इसका मतलब है कि वो पूरे ही ग्रुप में वो चीज सही होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप अपने घर पे, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, एक भगोना है। ठीक है, एक भगोना है यहाँ पर, और उस भगोने में आपने चावल रखे पकने के लिए। क्या रखे, चावल, राइस पका रहे हो आप, उबाल रहे हो, उसको उबाल के पका के खाओगे। तो अब क्या है, यहाँ पे आपने काफी टाइम हो गया, 15-20 मिनट हो गए इस पे चावल पकते हुए आंच पे, और अब क्या है, आपने यहाँ पे थोड़े से 2-4 दाने उठाए और देखा, दबा करके खा के देखा, आपको लगा कि चावल पक चुके हैं और अब मैं इसको खा सकता हूँ। तो क्या इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सारे के सारे चावल पक चुके होंगे, जो भी इस भगोने में चावल होंगे सबके सब पक चुके होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि मतलब 2 चावल पक गया बाकी सब नीचे कच्चे रह गए, तो ऐसा तो नहीं है। तो सॉरी गाइज, थोड़ी सी फ्लू चल रहा है, आपको पता है कि मौसमी फ्लू चला है, तो खांसी जुकाम हो रखी है मुझे। तो गाइस, यहाँ पर जो जनरलाइजेशन का मतलब यही होता है कि कुछ चीजें अगर पक चुकी हैं, इसका मतलब सारी चीजें पक चुकी होंगी। कुछ चावल के दाने अगर पक चुके हैं, इसका मतलब है कि कुकर में या भगोने में जितने भी चावल हैं सारे के सारे पक चुके होंगे। इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। मतलब कुछ चीजें सही हैं तो सारी सही होंगी।
तो यहाँ पर हैस्टी जनरलाइजेशन का मतलब है कि गलत तरीके से आपने जनरलाइजेशन कर दिया है। ये गलत तरीके से ऐसे भी होता है कि एक रेडी के ऊपर एक रेडी है, यहाँ पर एप्पल रखे हुए बहुत सारे, और उस एप्पल में आपने देखा, आपने 2 एप्पल उठाए और देखा कि ये दोनों एप्पल खराब है। आपने कहा भाई पूरी की पूरी रेडी खराब है एप्पल की, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है भाई, हो सकता है कि जो आपने एप्पल उठाए हों वो खराब हो, बाकी सारे एप्पल अच्छे हों, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये इसके लिए आप ठीक मतलब ये जो आप कह रहे हो कैसे ठीक होगा, तो इसके लिए आपको एक सैंपल साइज बड़ा करना पड़ेगा। सैंपल साइज का मतलब है कि सिर्फ 2 एप्पल मत उठाओ, एटलीस्ट आप आधी रेडी को तो ऑब्जर्व करो अच्छे से, देखो कि क्या है, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि हाँ ऐसे ही जो है फल सारे के सारे खराब होंगे। तो इस तरीके से होता है जनरलाइजेशन। अब यहाँ पर हैस्टी जनरलाइजेशन का क्या मतलब है? इट इज अ पॉलिसी दैट अकर्स व्हेन अ कंक्लूजन इज ड्रॉन बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट एविडेंस। इनसफिशिएंट एविडेंस के बगैर, मतलब सफिशिएंट एविडेंस नहीं था और आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। दिस पॉलिसी इन्वॉल्व्स जनरलाइजिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स बेस्ड ऑन लिमिटेड सैंपल और पर्सनल बाइस। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज देखो एज स्टूडेंट आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना कि एग्जाम के लिए पढ़ लिया पास हो गए काम खत्म, नहीं। जो पढ़ाई लिखाई होती है, जिस चीज से हम पढ़ते हैं, जैसे ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं करते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से आप कितना पढ़े हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो पता चलता है। तो सिर्फ एग्जाम पास कर लेने से नहीं पता चलता कि आप, मतलब एग्जाम पास करें तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जो आपके बिहेवियर में होगा, जो आपके माइंड में होगा, जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, जिस तरीके से बात करोगे, उससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़े लिखे हो, है ना। एक एक 8th क्लास पास स्टूडेंट को बात करवा दो जो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो दोनों की बातों में डिफरेंस होगा ना, वो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी, बट पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट को नॉलेज होगी। तो वो वाली बात है। तो सिर्फ इन चीज़ों को, पॉलिसी वाले टॉपिक को आप अपने रियल लाइफ एग्जाम पर, रियल लाइफ में भी यूज करेंगे और एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, प्लस रियल लाइफ में भी यूज करिए, देखिए कि कितना फायदेमंद है ये चीज़ें। और आपको एक तरीके से रीजनिंग जो है आपके माइंड में अगर होती है तो आप चीज़ों को समझ सकते हो और अच्छे से समझ पाते हो। तो ये जो पॉलिसी है ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल को बताती है, मतलब जनरलाइज करने के लिए, और थिंग्स बेस्ड ऑन लिमिटेड सैंपल साइज और पर्सनल बाइस। अगर आप यहाँ पर सीमित नमूने या व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के आधार पर लोगों का या चीजों के समूह को सामान्यकृत करना शामिल कर देते हो, तो ये क्या है? ये आपकी हैस्टी जनरलाइजेशन कहलाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल के अंदर एग्जाम्पल के लिए 100 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। एक एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ले लेते हैं, डीयू का हॉस्टल है, जिसके अंदर 100 बच्चे रहते हैं। अब उस 100 बच्चों में से 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही शरारती, बहुत नालायक बच्चे हैं। वो निकलते हैं रात को, हल्ला गुल्ला मचाते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं। अब उन्होंने क्या किया, एक पास की कॉलोनी में चले गए, हल्ला गुल्ला करके आ गए, दारू दारू पी करके बदतमीजी करके आ गए किसी के साथ। और उन लोगों को पता चला कॉलोनी को कि भाई जो 2-3 बच्चे हैं ये इस डीयू की इस हॉस्टल में रहते हैं। तो अब क्या होगा? अब वहां की कॉलोनी को क्या पता चलेगा, मतलब वो कॉलोनी क्या सोचेगी? वो ये सोचेगी कि ये जो कंप्लीट हॉस्टल है वो खराब है, यहाँ के बच्चे खराब हैं, इनफैक्ट डीयू पे पढ़ने वाले हर बच्चा खराब है। ये सुनो, तो अगर आप इस तरीके से जनरलाइजेशन कर रहे हो, मतलब आप गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है कि इस हॉस्टल के 2-3 बच्चे खराब हो जो ऐसा करके आगे कॉलोनी में। अब उन कॉलोनी वाले की गलती है कि उस कंप्लीट हॉस्टल को खराब समझने लग गए। हो सकता है कि बच्चे हुए जो 97 बच्चे हो बहुत अच्छे हो पढ़ने में, कोई डॉक्टर कर रहा है, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई कोई दूसरी कोर्स कर रहा है वहां पर, तो हो सकता है बहुत अच्छे वो पढ़ने में हो बच्चे हुए, है ना। तो इसी को कहा जाएगा हैस्टी जनरलाइजेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। तो जब आप किसी 1 या 2 या 4-6 लोगों को देखते हो, उनके गलत काम देखते हो कि ये तो गलत काम कर रहे हैं, तो इस वजह से कंप्लीट कम्युनिटी को, कंप्लीट ग्रुप ऑफ पीपल को आप नहीं कह सकते कि वो भी ऐसे हैं। हो सकता है कि बाकी लोग अच्छे हो, है ना। तो बस वो वाली बात है। तो इस तरह की जो जनरलाइजेशन होती है इसको कहा जाता है हैस्टी जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि ऑल बॉल्ड मैन आर एंग्री, मतलब क्या लिखा हुआ है कि सभी गंजे आदमी गुस्से में होते हैं, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ फ्यू बॉल्ड मैन हु हैपन टू बी एंग्री। मतलब कुछ गंजे लोग जो हैं वो गुस्से में देखे गए कि लोग, इनको तो बड़ा गुस्सा आ रहा है, कुछ 2-3 गंजे देखे गए कि बड़ा गुस्सा आ रहा है इनको। तो इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया गया कि दुनिया में जितने भी गंजे आदमी, सबको ही गुस्सा आता है, ठीक है। ऑल बेल्ड मैन आर एंग्री, जबकि ऐसा है नहीं एक्चुअल में। हो सकता है कुछ गंजे लोग गुस्से में हो, जिनको देख करके जनरलाइजेशन कर दी गई, तो ये गलत जनरलाइजेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि चीज ऐसी नहीं है, है ना। या सैंपल साइज बहुत बड़ा हो। सैंपल साइज का मतलब है कि दुनिया के अगर 100 गंजे हैं, 100 लोग गंजे हैं, जिसमें से 80 लोगों को हमने देखा कि गुस्से में रहते हैं, जितने गंजे हैं सब गुस्से में रहते हैं 80 लोग,
तो हम कह सकते हैं कि मतलब, और अप्रोक्स ऑल बॉल्ड मैन आर एंग्री, अप्रोक्स उसमें भी लगाएंगे बिकॉज सारे के सारे नहीं है एंग्री है ना, फिर भी 20 बच गए। तो इस तरीके से जो है ऐसे जनरलाइजेशन हो जाता है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। कोई टॉपिक ऐसा है जो कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ना, ये सिर्फ आपके एग्जाम की पर्पस नहीं है, बल्कि आप रियल लाइफ में देखेंगे इसकी एग्जांपल, अपने डेली बेसिस लाइफ में आप इस तरह के एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट अपील टू इमोशन। अपील टू इमोशन की जो पॉलिसी है, आपको नाम से पता चला होगा कि इमोशनल करके जो है कोई पॉलिसी यहाँ पर यूज की जा रही है। सो इट इज अ पॉलिसी दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग इमोशनल अपील इंस्टेड ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट टू परसुएड समवन। मतलब यहाँ पर कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं ना लगा करके, बल्कि उसको इमोशनली अपील करके उससे आप चीजें मनवा रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज करो अगर आप करना चाहते हो लव मैरिज, और आपकी फैमिली जो है, आपके मम्मी पापा वो कहते हैं कि अरेंज मैरिज करनी है, और फिर उस केस में वो क्या करते हैं, वो आपको इमोशनल कर देते हैं कि लव मैरिज बहुत खराब होती है। देखो हमने, मतलब जो हमारी इतनी एज होगी, हमें इतना एक्सपीरियंस, हमने लोगों को देखा है कि लव मैरिज खराब होती है, लोगों की शादी नहीं चल पाती है, तो तुम्हारी भी नहीं चलेगी, है ना। तो ये क्या है, इस तरीके से वो एक इमोशनली अपील कर रहे हैं आपको, और बोल रहे हैं कि हम आपके माँ बाप, हम आपके बारे में बुरा सोचेंगे क्या, इस तरह की बात बोल रहे हैं। बोलेंगे कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता है ना, कि हम आपको बुरा चाहेंगे। तो ये क्या, एक आपको इमोशनली अपील की जा रही है, जिससे आपको लगे कि हाँ लव मैरिज एक्चुअल में खराब होती है, आपको अरेंज करनी चाहिए। तो इस तरह की कोई आर्ग्यूमेंट आपको दे रहा है जहाँ पे इमोशनल जो है चीजों को डाला जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है, अपील टू इमोशन वाली फैलिसी है। दिस फैलिसी इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग इमोशन सच एज फियर, चाहे आपको डराया जाए, गुस्सा दिखाया जाए, सिंपैथी दी जाए, इन्फ्लुएंस द ऑडियंस जजमेंट विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रैशनल बेसिस फॉर द आर्ग्यूमेंट। कोई रैशनल, कोई समझदारी भरा बड़ी बात ना बोल करके, बल्कि आपको इमोशनल कर दिया किसी बात को लेकर के, तो वो क्या है, एक अपील टू इमोशन हो जाएगा। ठीक है, जनरली आप याद रखिए, इमोशनल मतलब कहते हैं कि इमोशनल अत्याचार किया जा रहा है, कुछ इस तरीके की बातें करके आपको मनाया जा रहा है, तो वो वाली चीज आ जाएगी। द अपील टू अ फोर्स पॉलिसी। अब ये क्या है, फोर्स का मतलब है कि यहाँ पर जबरदस्ती की जा रही है। देखो नाम से पता चल रहा है कि फोर्स किया जा रहा है, और इमोशनल अलग था। इमोशनल में फोर्स नहीं करते, इमोशनल में आपको इमोशनली चीजों को है मैनिपुलेट करते हैं, जबकि यहाँ पर फोर्स मतलब जबरदस्ती की जा रही है। दिस इज एन आर्ग्यूमेंटेशन यूजिंग फोर्स और द थ्रेट ऑफ फोर्स टू कन्विंस अदर्स टू एक्सेप्ट एन आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूजन। किसी आर्ग्यूमेंट के कंक्लूजन को जबरदस्ती उसको मनवाना है कि इसको मानना कि सही है वो, जबकि वो एक्चुअल में है नहीं। Appealing to force is considered fallacious because it uses an irrelevant basis for making an argument. किसी भी irrelevant basis को बना करके उस argument का conclusion निकाल दिया, और उसको जबरदस्ती मनाया जा रहा है अभी, है ना, जबरदस्ती उसको धमका धमका करके मनाया जा रहा है कि नहीं तुझे मानना पड़ेगा ये। तो ये जो चीजें यहाँ पर आ रही हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कंपनी में कोई मैनेजर है मिस्टर ए, और एक एम्प्लॉय है मिस्टर बी। तो मैनेजर ए कहता है कि भाई आपको जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है वहां पर किसी से भी बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप वहां बात करोगे तो हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, और जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान होगा। तो अब मिस्टर बी जो है वो लंच में बात करता है, तो लंच में भी बात नहीं करने दे रहा है मिस्टर, कह रहा है नहीं, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि नहीं करनी बात, तो नहीं करनी। तो ये क्या, जबरदस्ती फोर्स करके उसको मनाया जा रहा है कि हाँ ऐसा है, और बात करने से टाइम वेस्ट होगा, जबकि ऐसा है नहीं, वो लंच में बात कर रहा है, तब किस बात का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जबरदस्ती मनाया जा रहा है उस चीज को फोर्स करके, तो वो क्या है, वहां पर अपील टू फोर्स वाला जो है पॉलिसी आ जाएगी। और यहाँ पे इसको कहते हैं आर्गुमेंटम एड बैकलम, तो इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम को भी आप लोग याद कर लीजिए। अगर ये वाला नाम यूज किया जाए एग्जाम में, तो इसका मतलब है कि वो फोर्स वाली ही जो है पॉलिसी है। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपको फॉर्मल इनफॉर्मल पॉलिसी काफी डिटेल में पढ़नी है, तो क्लास नंबर 14 क्लास नंबर 15 जरूर देखें, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है। इस सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, सो मेक श्योर आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द डेली न्यूज कैरिड एन आर्टिकल दिस मॉर्निंग अबाउट सम लोकल टीनेजर हु वर अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ ड्रग पोजीशन। टीनेजर्स दीज डेज आर नथिंग बट अ बंच ऑफ जंकीज। अब देखो यहाँ पर सेम चीज वही बोली जा रही है, जैसे कि डेली न्यूज में ने आज सुबह कुछ स्थानीय किशोरों के बारे में एक लेख प्रकाशित किया है। मतलब न्यूज़पेपर में एक एड, एक तरीके से एक आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें नशीली दवाओं की कब्जे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था बच्चों को, किशोरों को, मतलब अडल्ट वाले बच्चों को। किशोर इन दिनों नशेड़ियों के झुंड के अलावा कुछ नहीं है, ये बात बोल दी गई। तो ये कौन सी पॉलिसी है? अब देखो यहाँ पर, क्योंकि कुछ बच्चे खराब है ना, न्यूज़पेपर में ये लिख दिया कि भाई लोकल टीनेजर जो है, मतलब जो आसपास के बच्चे हैं, वो पकड़े गए ड्रग पोजीशन की चार्ज में। तो ये बात यहाँ बोल दी गई कि टीनेजर दीज डेज आर नथिंग बट अ बंच ऑफ जंकीज, मतलब यहाँ पर नशेड़ियों का झुंड है बच्चे, बल्कि और कुछ भी नहीं है। तो कुछ बच्चों की वजह से सब बच्चों को ऐसा बोल दिया गया, तो क्या सही है ये? ऐसा सही नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चे खराब हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे बच्चे ही खराब होंगे, है ना। कुछ बच्चे तो अच्छे होंगे जो पढ़ते होंगे, अपने घर पे रहते होंगे, और
ड्रग्स से दूर रहते होंगे। तो यहाँ पर किस तरह की पॉलिसी यूज की गई, रेड हेरिंग है, स्ट्रॉमैन है, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन, या फिर ऐसे जनरलाइजेशन है। तो आई थिंक यहाँ पर अब जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं 90% को पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जहां पर आप कुछ सम को ऑल के साथ कर देते हो ना, बट यहाँ पर मतलब सम बच्चों को ऑल के साथ बोलते हो, ऑल मतलब सब बच्चों को बोल रहे हो कि सब बच्चे खराब है, कुछ बच्चों की वजह से सब बच्चे खराब है। तो यहाँ पर हैस्टी जनरलाइजेशन वाली पॉलिसी का यूज किया गया है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि देखो सेम क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन सेम पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप पॉलिसी समझ लोगे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, तो इससे क्या होगा, इससे आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, हैस्टी जनरलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कुछ देर पहले अभी कि ये क्या है, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्स एक्सीडेंट। इस नाम को भी याद कर लो, इस नाम से भी इस फैलेसी को जाना जाता है। सो कमिंग टू कंक्लूजन विदाउट एनी एविडेंस और ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई एविडेंस नहीं था या फिर कुछ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी, कुछ दो चार की वजह से आप 100% को गलत बोल रहे हो, तो वो क्या है, हैस्टी जनरलाइजेशन है। द फॉलिसी अकर्स व्हेन देयर इज अ रीजनेबल लाइक्लीहुड दैट द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप, मतलब बहुत छोटा सैंपल साइज ले लिया आपने और जिस वजह से जो है कंप्लीट चीजें आप उसको उस पर डिपेंड करके बता रहे हो कि सब कुछ ही खराब है, कुछ खराब है तो सब कुछ खराब है, तो वो वाली बात हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट इसमें हमने देखा था रेड हेरिंग। आपने देखा कि यहाँ पर हमने देखा जस्ट अभी इस क्वेश्चन में कि रेड हेरिंग करके भी एक क्या है, यहाँ पर एक फैलेसी है। तो गाइस जो रेड हेरिंग वाली फैलेसी है इसको समझ लेते हैं। रेड हेरिंग के अलावा यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द पर्सन और स्ट्रॉमैन, तीनों को समझ लेते हैं बिकॉज ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जो रेड हेरिंग वाली फैलेसी है, दिस फैलेसी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मिसिंग द पॉइंट। ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है कि ये क्या है, ये एसोसिएटेड है मिसिंग द पॉइंट। द आर्ग्यूअर डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर और लिसनर बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट टू अ डिफरेंट बट सबली रिलेटेड वन। तो यहां पर क्या है कि जो आपका आर्ग्यूअर है वो आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर देता है, या जो रीडर है, और यहां पर जो है जो कि रिलेटेड वाला वर्ड है उससे इसको रिलेट करके, मतलब बात इसकी हो रही थी और इससे रिलेटेड रिलेटेड ये वाला वर्ड था, तो उसने इसको एक तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चालू कर दिया। ठीक है, सो टू यूज द रेड हेरिंग पॉलिसी इफेक्टिवली द आर्ग्यूअर मस्ट चेंज द ओरिजिनल सब्जेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट विदाउट द रीडर और लिसनर नोटिसिंग इट। तो जो ओरिजिनल सब्जेक्ट था उसको चेंज कर दिया और रीडर जो लिसनर था उसने नोटिस भी नहीं किया। जब मैं इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा, फिर मैं एक आपको मूवी का एग्जांपल भी दूंगा, तो मूवी के एग्जांपल से भी आपको चीजें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। पहले मैं यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट रेजिंग सैलरीज माइट बी समथिंग लाइक दिस। देखो अब यहाँ पर सैलरी नहीं बढ़ाना चाहता है मालिक, तो इस वजह से वो किस तरह का आर्ग्यूमेंट देता है, सुनना ध्यान से। वी कांट रेज सैलरीज बट वी स्टिल प्रोवाइड ग्रेट बेनिफिट्स फॉर आवर एम्प्लॉयज। इसने बोला कि हम सैलरी रेज नहीं करेंगे और जबकि हम क्या करते हैं, स्टिल प्रोवाइड ग्रेट बेनिफिट्स फॉर आवर एम्प्लॉयज, हम अपने एम्प्लॉय को अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। तो अब एम्प्लॉय जो है उनको लगेगा कि हाँ चलो कोई नहीं, सैलरी नहीं बढ़ा रहे कोई बात नहीं, बट हमें अच्छे अच्छे बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे इंसेंटिव वगैरह दे दिया जाता है, छुट्टियां दे दी जाती हैं। तो एम्प्लॉय का जो मेन फोकस है वो सैलरी से हटके अदर बेनिफिट्स पे चला गया। अब इससे क्या है, ये यहाँ पर जो पॉलिसी है वो रेड हेरिंग पॉलिसी मानी जाएगी, बिकॉज मेन चीज थी सैलरी को बढ़ाना। सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है, इसका आंसर करना चाहिए था एम्प्लॉयर को कि भाई हमारा रिवेन्यू कम हो गया है या हम नेक्स्ट ईयर सैलरी बढ़ाएंगे, इसका आंसर देना चाहिए था एग्जैक्ट कि सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। बट उसने सैलरी वाले को आंसर ना करके आंसर कर दिया अदर बेनिफिट्स, जो कि क्लोजली रिलेटेड सैलरी से है ना। तो अदर बेनिफिट जो है उसकी बात करना स्टार्ट कर दिया, तो एम्प्लॉय को भी लग रहा है कि हाँ चलो सही बोल रहे हैं, हमें अदर बेनिफिट तो मिल ही जाते हैं। So this argument is red herring because the mention of employee benefits distract from the real point। जो real point था सैलरी का था उससे डिस्ट्रैक्ट करके क्या किया, हमें अदर बेनिफिट्स गिना दिए, जिसकी वजह से हम लोग भी शांत होकर बैठ गए। तो ये था रेड हेरिंग वाली पॉलिसी। ठीक है, अब मैंने कहा था कि एग्जांपल दूंगा मूवी का। आपको याद होगा आपने एक 3 इडियट मूवी देखी होगी। 3 इडियट मूवी आई थिंक सभी ने देखी होगी बिकॉज काफी अच्छी मूवी आमिर खान की। इस मूवी में एक सीन आता है जब देखा होगा कि जब जो आमिर खान है उसके जो 2 बाकी फ्रेंड्स होते हैं, जब वो जाते हैं आई थिंक हिमाचल जाते हैं, शायद शिमला जाते हैं, तो जब वो आमिर खान को ढूंढने जाते हैं तो वहां पर एक बंगला होता है जिसमें जावेद जाफरी जो कि रेंचो बन के बैठा होता है, जो कि फेक रेंचो होता है। तो वो क्या करता है, उसके पापा की डेथ हो जाती है और वो एक कलश लेके बैठा होता है, उसमें उसके पापा की अस्थियां होती हैं उस कलश में, है ना। तो
वो क्या करता है कि गलत कलश उठा के लिए आता है। अब देखो यहाँ पर एक कलश और रखा हुआ है ऐसे करके, वो अस्थियां इसमें होती हैं, बट जो राजू होता है वो इस वाले कलश को उठा के लिए आता है। तो जो दूसरा फ्रेंड होता है जिसको हम आर माधवन कहते हैं, वो वाले जो एक्टर है, वो क्या कहता है कि ये कहता है खाली है, मतलब राजू कहता है खाली है कलश। तो तो वो जो दूसरा फ्रेंड होता है आर माधवन, वो क्या कहता है, जावेद जाफरी सुन लेता है कि खाली है। तो उस तो जावेद जाफरी को ये ना यकीन हो जाए कि हाँ सच में वो खाली है। आर माधवन कहता है खाली कर देंगे, हमें सस्ती के कलश को खाली कर देंगे। तो ये क्या है यहाँ पर, देखो ये एक बहुत क्लोजली रिलेटेड वर्ड था खाली, जबकि यहाँ पर क्या था, मतलब इस मेन चीज से डाइवर्ट कर दिया उसने, क्योंकि वो कलश खाली था तो इस चीज से डाइवर्ट कर दिया उसका ध्यान और बोल दिया कि खाली कर देंगे। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आप कह देंगे रेड हेरिंग में, ठीक है। तो उसका मतलब है कुल मिला के ध्यान भटकाना है, जो मेन चीज है उससे ध्यान भटकाना है, उससे क्लोजली रिलेटेड टर्म का यूज करते थे। नेक्स्ट है स्ट्रॉमैन पॉलिसी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। दिस पॉलिसी अकर्स व्हेन इन अटेम्प्टिंग टू रिफ्यूट अनदर पर्सन्स आर्ग्यूमेंट यू एड्रेस ओनली अ वीक और डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ इट। अब देखो ये बड़े ध्यान से सुनना, ये काफी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसको काफी यूज करते हैं। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी का मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज जो पॉलिसी है वो पॉलिटिकल पार्टियां बहुत यूज करती हैं, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी, जो विदेश हैं, विदेशों में जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां भी यूज होती हैं पॉलिसीज, है ना। तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो इस तरह के जो पॉलिसी थी उनको बहुत यूज करते हैं। ये भ्रांति तब होती है जब किसी अन्य व्यक्ति के तर्क का खंडन करने के प्रयास में आप केवल उसके कमजोर या विकृत संस्करण को संबोधित कर देते हैं, मतलब उससे रिलेटेड आर्ग्यूमेंट को आपने संबोधित कर दिया, बट जो मेन वर्जन था आर्ग्यूमेंट का उसको आपने संबोधित नहीं किया। स्टॉप पर्सन इज द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अपोनेंट्स पोजीशन और कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट टू टॉट वंस ऑन आर्ग्यूमेंट और प्रोडक्ट एज सुपीरियर। तो इसका एक एग्जांपल लेकर समझा दो तभी समझ में आएगा। इफ अ पेरेंट टेल्स देयर चाइल्ड दैट दे कांट सी देयर फ्रेंड्स टुनाइट एंड द चाइल्ड रिस्पॉन्ड, देखो एक पेरेंट ने बोला, माता पिता ने अपने बच्चे से कहते हैं कि आज रात अपने दोस्तों से नहीं मिल सकेंगे, मतलब आज आज अपने दोस्तों से मिलने मत जाओ, अपने बच्चे को बोला उन्होंने। हो सकता है कोई दूसरा रीजन हो कि भाई बच्चा बीमार हो, या घर पे, या फिर घर मतलब गली का या उस शहर का माहौल अच्छा ना चल रहा हो। तो बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, दैट व्हाई डू यू हेट मी, आप मुझसे नफरत क्यों करते हो। तो देखो बात क्या चल रही थी और कहाँ पहुंच गई है ना। बात ये चल रही थी कि आज अपने दोस्तों से मिलने मत जाओ, तो बात बच्चे ने ये रिप्लाई किया कि आप मुझसे नफरत क्यों करते हो। बच्चे को ये भी कहना चाहिए कि आप मुझे आज मिलने को मना क्यों कर रहे हो, आज ऐसा क्या हो गया, मुझे अपने फ्रेंड से मिलने दो, ये भी कह सकते थे रिप्लाई में। बट देखो बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो ये इस तरह की जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है, स्ट्रॉमैन पॉलिसी होती है। द चाइल्ड रिस्पॉन्स इज अ स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट बिकॉज इट क्रिएट्स एन एग्जैजरेशन, है ना, अतिशयोक्ति पैदा करती है, मतलब एक्स्ट्रा बढ़ चढ़ की जो चीजें यहाँ पर बोली जा रही है, इस तरह की जो चीजें वो स्ट्रॉमैन पॉलिसी में आ जाएगा। एड होमिनम जो वाली पॉलिसी, इसको भी समझ लेते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दिस पॉलिसी अकर्स व्हेन इंस्टेड ऑफ addressing someone's argument or position you irrelevantly attack the person or some aspect of the person who is making the argument, मतलब आप यहाँ पर पर्सनल अटैक करते हो पर्सन के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, एड होमिनम आ जाता है। फॉलिशियस अटैक कैन आल्सो बी डायरेक्ट टू मेंबरशिप इन अ ग्रुप और इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर आप हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हो, तो आप उस इंस्टीट्यूशन के को लेकर के कोई आप कमेंट कर देते हो, मतलब कुल मिला के आपको पर्सनल अटैक करना है, जिससे बंदा जो है सामने वाला शांत हो जाए। सो एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अटैक क्या हो सकता है, देखो वी शुड नॉट इलेक्ट दिस गाय, हमें इसको इलेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें इसको एज ए प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन में इसको जिताना नहीं चाहिए। क्यों, बिकॉज हिज मदर वॉज फ्रॉम अदर कंट्री, क्योंकि उसकी मम्मी जो है अदर कंट्री से थी। तो यहाँ पर देखो एक पर्सनल अटैक किया जा रहा है। पर्सनल अटैक का मतलब है कि उस पर्सन के व्यक्तिगत जो उसके मामले हैं उस पर अटैक किया जा रहा है। हो सकता है कि वो पर्सन जो है प्रेसिडेंट वाले पोजिशन यानी कि राष्ट्रपति के लिए उपयुक्त हो, काफी स्किलफुल पर्सन हो, पढ़ा लिखा हो। तो ये जो बात है इसको आप नजरअंदाज करके इस बात पे ध्यान दे रहे हो कि इसकी मम्मी जो है वो अदर कंट्री से थी, इस वजह से इसको हमें प्रेसिडेंट नहीं चुनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप थोड़ा पर्सनल अटैक पे चले गए। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि इस इंसान को हम प्रेसिडेंट क्यों चुने, इसने तो अपनी इससे पहले 3 शादियां करके छोड़ रखी अपनी, मतलब 3 शादी करके बीवी को छोड़ दिया, तो इसलिए हम इसको प्रेसिडेंट क्यों बनाए। तो अब यहाँ पर क्या है, आप पर्सनली चले गए, उस इंसान के लाइफ में घुस गए, जबकि हो सकता है कि प्रेसिडेंट की कोई पद के लिए बहुत ही उपयुक्त हो, जबकि यहाँ पर आप क्या है पर्सनल चले गए उस चीज को लेकर के। तो ये था, मतलब कुछ कुल मिला के आपको पर्सनल पर्सनल जब अटैक करते हैं तो हम क्या करते हैं, एड होमिनम वाली पॉलिसी वहां पे आ जाती है। ऐसे यहाँ पे हो सकता है कि आप ये बोल दें कि ये इस इंसान को हम पीटी टीचर क्यों बनाए, ये तो खुद इतना मोटा है। तो जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा मोटा हो तो ही पीटी, मतलब बहुत पतला हो तो ही मैं पीटी टीचर बनाया जाए। हो सकता है कि वो दिखने में मोटा हो बल्कि बहुत फिट हो, रनिंग वनिंग भी अच्छे से कर लेता हो, है ना,
या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बंदा तो बहुत मोटा है, ये हमें क्या डांस सिखाएगा। जबकि आप देखेंगे जो डांस सिखाते हैं ज़्यादातर तो खैर नहीं, बट कुछ जो है मोटे भी होते हैं, जो डांस मास्टर होते हैं काफ़ी सारे मोटे भी होते हैं। तो ये जो है इस तरह की जो पॉलिसी है जहाँ पे आप पर्सनल अटैक करते हो, जबकि उसके अंदर स्किल्स हैं, है ना। जैसे गीता माँ करके है एक डांसर, जो कोरियोग्राफर है बॉलीवुड में, वो थोड़ी सी चबी चबी सी हैं, थोड़ा सा मतलब हेल्दी हैं। तो अगर आप इस ये सोच के उनसे डांस डांस ना सीखोगे तो ये तो पहले से हेल्दी हैं, ये हमें क्या डांस मूव सिखाएंगे, तो खुद डांस करना नहीं आता होगा। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एड होमिनम वाली पॉलिसी आप यूज कर रहे हो, आप उनके ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हो, जबकि वो डांस सिखाने में बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से डांस सिखाते हैं और बहुत लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो इस तरह की अगर पॉलिसी यूज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, वो एड होमिनम वाली पॉलिसी होगी। ठीक है, आई थिंक अब आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पॉलिसी कमिटेड इन द आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया हुआ, द पॉलिसी सजेस्टेड बाय हिम हैव नो मेरिट सिंस ही वाज वंस चार्ज विद एम्बेजलमेंट। क्या बोला जा रहा है कि इस तरह में की गई भ्रांति को बचाना है कि उनके द्वारा सुझाई गई नीतियों में कोई दम नहीं है, क्योंकि उन पर एक बार गबन का आरोप लगाया गया था। तो यहाँ पे मतलब एम्बेजलमेंट का मतलब क्या हो गया कि कुछ फ्रॉड के चार्जेस लगे थे, इस वजह से जो है कोई पर्सन अगर पॉलिसी सजेस्ट कर रहा है, पॉलिसी बना रहा है, तो उसको नहीं मानना चाहिए, है ना। उनको उनमें कोई दम नहीं है, नीतियों में कोई दम नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर पहले फ्रॉड का चार्ज लगा हुआ था। तो अगर ये बात सही होती तो इंडिया में ऑलमोस्ट 80%, 70 to 80% जो है नेता आज आज के टाइम पे पार्लियामेंट में नहीं बैठे होते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में कोई ना कोई केस तो चल ही रहा होता है ना, किसी नेता के खिलाफ या कोई भी ऐसे पर्सन जो कि कहीं ना किसी ना किसी तरीके से कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे क्या है कि मतलब मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, आप थोड़ा इसको पर्सनली मत लेना। कहने का मतलब है कि अगर किसी के बाद फ्रॉड के चार्ज लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो पॉलिसीज है वो खराब है। हो सकता है कि उसकी पॉलिसी सही हो सकता है कि फ्रॉड जो चार्जेस लगे हैं वो उसमें कोई दम ना हो, या उसकी फ्रॉड के चार्जेस जो है बाद में खराब निकले। बिकॉज नेता लोगों के ऊपर भी कई बार कि उनकी जो छवि होती है, जो उनकी इमेज होती है, उनको बिगाड़ने के लिए केस कर दिए जाते हैं। कई बार कोई कुछ झूठे केस भी निकलते हैं, कुछ सच भी होते हैं, कुछ झूठे भी निकलते हैं। तो क्योंकि फ्रॉड की चार्जेस लगे, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिसी जो है वो उनको नोटिस नहीं किया जाए, है ना। कोई मेरिट नहीं, उनमें कोई दम नहीं है। तो इस तरह की कोई पॉलिसी जो है अगर होती है तो इसको क्या कहा जाएगा। हम देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्ग्यूमेंट एड होमिनम, है ना। तो यहाँ पर क्या अभी जस्ट मैं डिस्कस किया था, एड होमिनम का मतलब क्या था कि जहाँ पर आप पर्सनल अटैक करते हो। अटैक मतलब कि आप उस पर पर्सनल अटैक कर रहे हो कि भाई उसको, क्योंकि वो मतलब फ्रॉड में चार्जेस में है, उसके ऊपर केस चल रहा है, इसका मतलब है कि वो उसकी जो पॉलिसी है वो खराब है, उनको उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, मेरे को दम नहीं है। कुल मिला के दम वाली बात कही जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्गुमेंट एड होमिनम जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था इसके बारे में। अच्छा, इसको यहाँ पर हम ये भी कहते हैं, ad hominem arguments are often used in politics and where they often called mud slinging भी कहते हैं ना, कीचड़ उछालना वाला, जो हिंदी में कहते हैं कीचड़ उछालना। तो इस वाले उसमें क्या बोलते हैं, पॉलिसी को इस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत बड़े लेवल पे यूज होती है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। देखो आप कितना भी मैं आपको पढ़ा लूँ, क्लास भी काफी लंबी हो गई है, तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक कि आपकी 2 क्लासें नहीं देखोगे। बिकॉज यहाँ पर मैंने कंप्लीट थ्योरी तरीके से समझाया हुआ है, कंप्लीट पॉलिसी को, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, दोनों पॉलिसी को समझाया हुआ है। सो मेक श्योर आप क्लासेस को जरूर फॉलो करें। और यार आप लोग कमेंट करके नहीं बताते हो कि क्लासें आपको कैसी लगती हैं, प्लीज कमेंट करके बताओ कि क्लासें कैसी लगती हैं। और कमेंट करने से, वीडियोस को शेयर करने से, जब आप कमेंट करते हो, जब आप वीडियो को शेयर करते हो, तो इससे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो लेक्चर्स को शेयर कर दिया करो, किसी ग्रुप में अगर आप ऐड हो तो वहाँ पे शेयर कर दो लेक्चर्स को, और कमेंट करके बताओ कि लेक्चर कैसे लगते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करेंगे, ये आपका एक तरीके से होमवर्क जैसा है। आप सभी लोग कॉपी पेन उठाओ और बताओ कि इस सीरीज का जो है नेक्स्ट 2 टर्म बताने हैं, अगले 2 टर्म कौन से होंगे। 10-5 होगा, 4-2 होगा, 10-8 होगा, या 12-10 होगा। तो आपका जब आंसर आ जाए तो फटाफट से कमेंट कर देना, और देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करूंगा। सो मेक श्योर आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। खुद से करना है इस क्वेश्चन को, आप कमेंट मत चेक करने लग जाना कि किसने क्या कमेंट किया है। पहले इसको खुद से सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो। इससे क्या होगा कि आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग बढ़ेगी, और अपकमिंग डेज में हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, जिस तरीके से मैंने आज की इस क्लास को पढ़ाया है, इस तरीके से मैंने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया हुआ है जारे विनर बैच के नाम से, जिसमें कंप्लीट 10 यूनिट्स के थ्योरी लेक्चर्स हैं, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, 100 मॉक टेस्ट है, और इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस बैच को किस तरीके से ज्वाइन करना है और कौन सी कोर्सेज अवेलेबल है, तो यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। और एग्जाम टारगेटेड स्टडी यहाँ पे करवा रहे हैं आपको। पेपर 1 की कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में। 100 मॉक टेस्ट में पीडीएफ नोट्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी।
तो किस तरीके से आपको ज्वाइन कर सकते हो इन कोर्सेज को, सिंपली आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।